Yes, beta. Yesterday we have started chapter number 9, intangible non-current assets. कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और इस चैप्टर के अंदर कल मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि हमने अभी इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एसेट्स टू टाइप की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच। इसके अंदर कल मैंने कुछ थ्योरी लिखवाया था, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब बताया था। ऐसी एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है? इट इज कवर्ड अंडर IAS 38। IAS 38 में इसको डिफाइन किया हुआ है। IAS 16। यस बेटा, अपना माइक ऑफ रखिए। IAS 16 के अंदर टेंजिबल एसेट्स है और IAS 38 के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स है। IAS 38 के अंदर क्राइटेरिया वगैरह दे रखा है, तो कि कब आप उसको इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर लेंगे और कब नहीं लिया जाता और कब लिया जाता है। IAS 38 के अंदर बताया था इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स एन एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। भाई कोई भी ऐसी एसेट है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। एग्जांपल्स बताए थे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। फिर इसी के बाद में हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर्स। अगर आपके इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, पीएनएल के अंदर शो करते हैं। अगर वो क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, अगर वो क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो फिर हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्राइटेरिया क्या क्या है? इफ इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर आपको उससे कोई भी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसको फ्लो होंगे, ऑनर को, तो फिर हम उसको कवर अप करेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी रिलायबली मेजर। और उस एसेट की कॉस्ट को हम रिलायबली कैलकुलेट कर सके, तो फिर हम उस एक्सपेंडिचर को हम एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। लाइक सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेट, क्योंकि उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो हम इसलिए उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बट परचेज गुडविल, हमने किसी के ब्रांड को परचेज किया है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। So if there is any expenses incurred on research, then it will be treated as revenue expenditure और उसको हम पीएनएल में शो करते हैं। बट क्योंकि हमारा रिसर्च वगैरह पर अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो सर्टेन नहीं है, हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसलिए हम उसको पीएनएल में शो करते हैं। हाउएवर इफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डेवलपमेंट स्टेज, लेकिन अगर डेवलपमेंट स्टेज से रिलेटेड है तो फिर हम उसको कैपिटल करके बैलेंस शीट में एसओएफपी के अंदर शो किया जाता है। इसके बाद में फिर मैंने इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब बता दिया था। फिर उसके बाद में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया था और डेफिनेशन हमने पढ़ा था। इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग, भाई जो भी एसेट्स वगैरह आपके नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। रिसर्च का मतलब हमने पढ़ा था, जो भी आपके ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं, आप कोई नई नॉलेज वगैरह लेने के लिए, अंडरस्टैंडिंग्स लेने के लिए, तो उसको हम रिसर्च कहेंगे। डेवलपमेंट, जो भी आपने रिसर्च के फाइंडिंग्स किए थे उनको जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, आप कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह करने वाले हैं तो ये यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए। फिर इसी के बाद में हमने पढ़ा था अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब मैंने बताया था, जो टेंजिबल एसेट्स होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है और इंटेंजिबल एसेट्स पर अमोर्टाइजेशन लगता है। डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिस वैल्यू पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है, मतलब कि जिस वैल्यू पर आपको अमोर्टाइज करना होता है, उस वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। और यूजफुल लाइफ, जो भी उसकी लाइफ है या फिर जितनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस करने वाली है, उसको हम क्या कहते हैं, यूजफुल लाइफ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने बता दिया था। यहाँ तक का हमारा कल वाले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। तो बेटा बोले, यहाँ तक के लेक्चर में किसी भी तरह का कोई टॉपिक में डाउट है क्या? एनी डाउट टिल नहीं दिस? सर। नहीं है। चलिए, तो फिर इसी के बाद में हम आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, जिसके अंदर अब हमारे यहाँ पर दो टॉपिक्स कवर अप किए हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब हम यहाँ पर दो टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होते हैं ये रिसर्च? मैंने अभी हाल बताया, द स्टैंडर्ड गिव्स एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज व्हिच माइट बी कैलकुलेटेड इंक्लूड इन इधर रिसर्च और डेवलपमेंट। भाई आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं भी, तो कि हम ताकि डिसाइड कर सकें किन चीजों को हमें रिसर्च में लेना और किन चीजों को हमें डेवलपमेंट के अंदर लेना। और विच आर नीदर बट मे बी क्लोज एसोसिएटेड विद, बट या फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो दोनों से ही एसोसिएट होती है। कैसे, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ये आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। रिसर्च के एग्जांपल्स हैं और ये डेवलपमेंट के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया, एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज।
आपने कोई भी नई नॉलेज लेने के लिए अगर किसी भी तरह की आप एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल फोन कंपनीज रेगुलर बेसिस पे वो लोग रिसर्च करते रहते हैं ताकि नए नए फोन्स वगैरह लॉन्च कर सके, कैमरे चेंज कर सकें, कुछ अंदर का इंटीरियर चेंज किया जा सके, तो वो चीज, द सर्च फॉर एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज। आप कोई रिसर्च वगैरह के लिए फाइंडिंग्स वगैरह, रिजल्ट रिसर्च का रिजल्ट वगैरह निकालने के लिए सर्च करते रहते हैं, कोई नॉलेज वगैरह को अप्लाई कर करके देखते हैं। द सर्च फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस अल्टरनेटिव्स, कोई प्रोडक्ट वगैरह का या उसके प्रोसेस का अल्टरनेटिव्स वगैरह आप सर्च करते हैं। फॉर्मुलेशन एंड डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट और प्रोसेस अल्टरनेटिव्स, आप कोई नई डिजाइन बनाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, उसके फॉर्मूले वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो वो सब कुछ आपका रिसर्च में आता है, जिसमें पता नहीं है मेरा फ्यूचर सक्सेस है या नहीं है, कंफर्म नहीं है। फिर आता है डेवलपमेंट, द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। जो आपने पहले बना लिया है, उसका जब आप कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग वगैरह किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। आपने गाड़ी बना दी है, वो गाड़ी बनाने के बाद में जब उसको चेक किया जा रहा है, तो वो डेवलपमेंट स्टेज में। द डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मॉल्ड्स। जिग्स मॉल्ड्स मतलब जैसे मान लो आप कार लेकर के आते हैं, तो कार में बेटा, मान लो सपोज कार में कोई भी है, वरना कार है अगर मान लो, तो वरना का ये थार है मान लो, तो थार में ऐसा तो है ना भैया, ये वाली गाड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई, ये वाली गाड़ी थोड़ी सी छोटी बन गई, इसका अंदर का ऐसा हो गया, ऐसे तो नहीं होता, सारी गाड़ियां एक जैसी बनती नहीं बनती बेटा। उसके लिए बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं, उनसे बनाया जाता है क्या, आगे का फ्रंट कैसा रखना है, बैक कैसा रखना है, अबो पार्ट कैसा रखना है, वो सब चीजें मॉल्स वगैरह के थ्रू बनते हैं क्या, डाइज वगैरह के थ्रू। तो वो डिजाइन वगैरह बनाना, टूल्स वगैरह, जिग्स वगैरह, मोल्ड्स, डाइज, इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो सब कुछ हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट में। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट दैट इज नॉट ऑफ स्किल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। भाई आप कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लांट वगैरह डेवलप कर रहे हैं, तो वो चीज हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट में। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चूजन अल्टरनेटिव फॉर ए न्यू इम्प्रूव्ड मटेरियल्स। आपने कोई नए मटेरियल के लिए, इम्प्रूव्ड मटेरियल के लिए आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस वगैरह कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो वो चीज में हमारा डेवलपमेंट स्टेज में आता है। फिर दिया है कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज वगैरह अगर कराते हैं, तो उसमें जो खर्चे वगैरह होते हैं, तो वो चीज है। Research and development costs will include all costs that are directly attributable to research and development activities, और that can be allocated on reasonable basis। जो आप reasonable basis पे उसको allocate कर सकते हैं, मतलब कि रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती है, वो सारी आपकी R&D एक्टिविटीज में आती हैं। IS-38 list the costs which may be included in the R&D where applicable, not that selling costs are excluded। सेलिंग कॉस्ट जो होती है उसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। क्या क्या लिया जाएगा, सैलरी, वेजेस एंड अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉस्ट ऑफ पर्सनल इंगेज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज वगैरह के अंदर जो भी एम्प्लॉइज वगैरह इंक्लूडेड हैं, उनकी सैलरी, वेजेस वगैरह, वो सब कुछ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज कंज्यूम, जो भी आपने मटेरियल सर्विसेज वगैरह कंज्यूम करी है वो। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट टू द एक्सटेंट दैट दीज एसेट्स आर यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो भी आपने एसेट्स वगैरह उसमें यूज करी है रिसर्च वगैरह के लिए, मान लो कोई आपने मशीनें लगाई है या जो भी आपने चीजें यूज करी, तो वो चीजें। ओवरहेड कॉस्ट अदर देन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, आपके अगर और कोई खर्चा हुआ, ओवरहेड खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे के अलावा, ऑफिस का खर्चे के अलावा। और अदर कॉस्ट या और कोई अगर खर्चा होता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, लाइसेंस वगैरह, तो वो सब कुछ हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर आता है। फिर आगे क्या बोला हमारा, रिसर्च कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। मतलब कि रिसर्च एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, जिस ईयर में वो इंकर्ड होते हैं, उस ईयर में हम उसको पीएनएल में शो कर दिया जाता है। रिसर्च कॉस्ट shown in the statement of P&L as they incurred। जैसे ही वो इंकर्ड होते हैं, वैसे ही उनको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो कर दिया जाता है, हम उसके बाद का वेट नहीं करते हैं। दे शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन असेट इन द लेटर पीरियड, उसको हम असेट के फॉर्म में शो नहीं करते। डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है,
अभी यार बता दिया मैंने, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट इफ एंड ओनली इफ द बिजनेस कैन डेमोन्स्ट्रेट that all of the criteria in IS 38 have been made। जो हमारा क्राइटेरिया है अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके, क्राइटेरिया में क्या क्या आएगा बेटा, हमारा इसका वर्ड दिया है पायरेट, क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू बी कैपिटलाइज। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, अ, उसका क्या क्राइटेरिया दिया है, पायरेट, PIRATE। पी का मतलब क्या दिया है बेटा, प्रोबेबल फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वेदर थ्रू सेल और कॉस्ट सेविंग्स। एक बार पहले पूरा पॉइंट लिख दो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं मैं। फर्स्ट पी का मतलब दिया है सिंपल सा, प्रोबेबल फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिर सेकंड दिया है आई, आई का मतलब दिया है इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल असेट एंड यूज और सेल इट। आपका इंटेंशन है तो क्या आप उसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं तो क्या अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं। आपका इंटेंशन है तो क्या आप उसको कंप्लीट करेंगे कैसे भी करके, उसको बिजनेस में यूज करेंगे, आप उसको सेल करेंगे, कुछ ना कुछ आप उसको लेंगे। थर्ड पॉइंट दिया है आर, आर का मतलब दिया है रिलायबल मेजर ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसका रिलायबल मेजरमेंट किया जा सके भी, एक उसका हम एस्टिमेशन ले सकें, अंदाजा लगाया जा सके भी, तो कि हाँ लगभग लगभग इतना हमारा एक्सपेंसेस बैठेगा, उसका अमाउंट कैलकुलेट करना पॉसिबल और रिलायबल मेजर। फिर दिया है ए, ए का मतलब दिया है एडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट, adequate resources available to complete the project। भाई आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज वगैरह चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। भाई उसके लिए मान लो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो पूरी कंट्री में नहीं मिलती, वो दूसरी कंट्री से मंगानी पड़ेगी और वो आ ही नहीं सकती, तो फिर मतलब वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तो फिर हम उसको इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में नहीं लेंगे। उसके लिए रिसोर्सेज वगैरह आपके पास अवेलेबल है, उसके लिए जितना अमाउंट चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। फिर दिया है टी, टी का मतलब टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट्स। टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए मतलब उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो डिमांड है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी की आपको रिक्वायरमेंट है, वो टेक्नोलॉजी आपके बस में है या नहीं है, वो टेक्नोलॉजी आपके बस में है या नहीं है, वो चीज हमें देखनी होती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी। और फिर दिया है ई, एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल।
क्योंकि वो क्या एक्सपेक्टेड है, तो कि प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ये 6 कंडीशंस दी हैं। अगर आपके डेवलपमेंट कॉस्ट अगर होता है और अगर आपका ये सारा क्राइटेरिया IAS 38 के अंदर अगर ये क्राइटेरिया पूरा कर देता है, तो फिर हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे। और जैसे हम टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल का, वैसे ही हम इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में इसको कवर करके उस पर हम क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन करेंगे। क्या क्या दिया है? पी का मतलब प्रोबेबल फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होने के चांसेस होने चाहिए, वेदर थ्रू सेल, या तो सेल के फॉर्म में हो या फिर कॉस्ट सेविंग, या आपकी कॉस्ट कम हो जाए तो उसको भी हम मानेंगे। सेकंड, इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट्स एंड यूज और सेल इट। आपका इंटेंशन है उसको कंप्लीट करने का, भाई ये नहीं तो कि बना तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिलायबल मेजर ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, उसका एक अमाउंट कैलकुलेट करना पॉसिबल हो, एक अंदाजा लगाना पॉसिबल हो। फोर्थ पॉइंट, एडिक्वेट रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए वो सब कुछ है आपके पास में। टी, टी का मतलब क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी आपके पास, टेक्निकल कैपेसिटी है। एंड ई का मतलब एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड है। अगर ये पायरेट, अगर ये कंडीशंस पूरी होती है तो फिर हम उसको डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया जाता है। तो देखिए, हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट if and only if the business can demonstrate that all of the criteria in IAS 38 have been made. The recognition criteria are पायरेट, वही बता दिया जो मैंने समझा दिया उसको सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा सा वो दे रखा है। There is also an important point about the carrying amount of the asset and recoverability. The development cost of the project recognized as an asset should not exceed the amount that it is probable will be recovered from the related future economic benefits. मतलब कि आप असेट्स को जब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उससे जितना बेनिफिट्स रिसीव होने के चांसेस हैं, उससे ज्यादा वैल्यू को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट, रिलेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मतलब कि आपके अगर उसमें और कोई खर्चा हुआ है प्रोडक्शन करने में और इनमें, तो एक्सपेंसेस को आप माइनस करके जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू पर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, फिर इसी के बाद में हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 1 पर। एक्टिविटी नंबर 1 क्या दिया है हमारा? देखिए, हम इसमें क्या बोला है, हमें फर्स्ट दिया है, ध्यान से देखें। इसमें हर पॉइंट में हमें ये बताना है तो कि रिसर्च एक्सपेंसेस में आएगा या डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, वो चीज हमें बतानी है। फर्स्ट पॉइंट दिया हमारा, क्या बोला है, जेड कंपनी इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। आपने ये कॉस्ट इंकर्ड हुई ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2018। फर्स्ट पॉइंट दिया हमारा $20,000 फॉर सैलरी फॉर मार्केट रिसर्च स्टाफ। आपने मार्केट रिसर्च स्टाफ के सैलरी वगैरह दिया है। टू कैनवास ड्राइवर्स ओपिनियन ऑन ए पोटेंशियल न्यू कार। हम एक नई कार बनाएंगे, पोटेंशियल, कंफर्म नहीं है, पोटेंशियल है, बनाने की सोच रहे हैं। तो उसके लिए ड्राइवर्स की ओपिनियन आप ले रहे हो भाई, तो कि कैसी कार बनाए, ड्राइवर्स को क्या क्या चीज की दिक्कत आती है। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये आपका रिसर्च एक्सपेंडिचर माना जाएगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? सर रिसर्च। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो क्या माना जाएगा बेटा? रिसर्च एक्सपेंडिचर। तो रिसर्च एक्सपेंडिचर होगा तो इसको हम कहां पे शो करेंगे? शोन एज एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस कितना है बेटा? $20,000 का आपने खर्चा किया है, तो $20,000 का आप एक्सपेंसेस शो करोगे कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो करोगे क्या? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? रिसर्च एक्सपेंडिचर के अंदर क्यों लिया है, रीजन समझ में आ गया? बिकॉज देयर इज नो प्रोबेबल ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक benefits. Is it clear? First point. Second point,
$1 लाख टू परचेज अ मशीन, आपने $1 लाख की एक मशीन परचेज करी है टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स फॉर द न्यू कार। नई कार बनाने के लिए कंपोनेंट्स वगैरह बनाने के लिए, नई कार के कंपोनेंट्स बनाने के लिए आपने एक मशीन खरीदी है। इट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, और उसकी लाइफ है कितनी, 10 years। तो बेटा पहली चीज तो ये $1 लाख की मशीन परचेस करी, यहाँ पर कहीं पे भी इंटेंजिबल एसेट्स वाला पॉइंट आ रहा है क्या सेकंड पॉइंट में? नो सर। एसेट होगी टेंजिबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट है। तो ये हमारा जो सेकंड पॉइंट दिया है, सेकंड पॉइंट के अंदर ये हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट है। क्यों? बिकॉज मशीन कैन बी सीन और टच, उसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो उस पर क्या लगेगा हमारा, हम उसको उस पर डेप्रिसिएशन शो करेंगे। एक्सपेंसेस $1 लाख डिवाइडेड बाय 10 years, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, $10,000 एज एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये करेंगे क्या बेटा, $10,000 का हम स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर शो करेंगे, और बैलेंस शीट में आ जाएगा $1 लाख माइनस 10,000, $90,000 एज असेट इन SOFP। आ गई बात समझ में? बैलेंस शीट के अंदर हम शो कर देंगे कितना अमाउंट, $90,000 का अमाउंट हम असेट के फॉर्म में शो कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड पॉइंट, टेंजिबल असेट्स। थर्ड पॉइंट देखिए हम इसमें क्या बोला, $25,000 ऑन मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ प्रोटोटाइप। आपने एक प्रोटोटाइप बना रहे थे, मतलब कि एक चीज आप डेवलप कर रहे थे। $25,000 on material to manufacture prototype and $50,000 on salary relating to design and manufacture. The new car is expected to go on sale in 2019। वो 2019 में क्या हो जाएगी, सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो हमारा जो बेटा पैरेट का हमने कंडीशंस पढ़ी थी, फर्स्ट कंडीशन थी प्रोबेबल टू फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फर्स्ट कंडीशन हो रही है। इंटेंशन टू कंप्लीट द, अगले साल कंप्लीट हो जाएगी। रिलायबल मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, उसका मेजरमेंट भी हो पा रहा है। एडिक्वेट रिसोर्सेज हाँ अवेलेबल है। टेक्निकल फिजिबिलिटी वो भी है। एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल वो भी रहेगा। सारी चीज हो रही है क्या बेटा? गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट के अंदर मटेरियल कॉस्ट $25,000 and salary $50,000 will be part of development process। वो किसका पार्ट माना जाएगा बेटा, डेवलपमेंट प्रोसेस का। सो इट विल बी shown as intangible asset। कहां पर, एसओएफपी के अंदर। एसओएफपी के अंदर इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में शो करेंगे, एंड इट विल बी एंड देयर विल बी amortization on
कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है उस पर फिर हम क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे। यहां तक का पॉइंट क्लियर। और ये जो अमोर्टाइजेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, जब आपकी कार क्या हो जाएगी, सेल के लिए अवेलेबल होने लग जाएगी, जब मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, उसको अमोर्टाइज करना स्टार्ट कर देंगे। And then सर बट मटेरियल तो टेंजिबल एसेट हो जाएगा। हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना, आपका कोई भी मटेरियल वगैरह है वो, ये चीज मैं बताऊं बेटा, अपन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर पढ़ा था, आपका कोई भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, सर्विसेज है जो कंज्यूम होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो वो चीजें भी आपका, इवन आपकी कोई मशीन है जो उसी काम में यूज हो रही है अगर रिसर्च डेवलपमेंट में, तो वो भी ली जाएगी। क्लियर। ओके सर। तो ये सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। सो बिकॉज एक सेकंड, amortization, there will be amortization on capitalized value when car available to be sold, your car available for sale in the market, it fulfills pirate criteria। और ये क्या कर रही है, पायरेट का क्राइटेरिया पूरा कर रही है। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा। यस सर। ये हमारा एक्टिविटी नंबर 1 हो गया। इसी के बाद में फिर दिया हमारा अमोर्टाइजेशन, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अमोर्टाइजेशन का मतलब वही सेम होता है, बस डेप्रिसिएशन की जगह यहाँ पर वर्ड क्या बोल दिया गया है, अमोर्टाइजेशन। बस वहां पर हम डेप्रिसिएशन वर्ड बोलते हैं, यहाँ पर अमोर्टाइजेशन। The tangible non-current assets such as machine is capitalized and then depreciated over its useful life. This is to match the cost of the asset with the consumption of its economic benefit. भाई आप टेंजिबल एसेट्स को भी क्या करते हैं, जो वैल्यू परचेस करा है उसको हम उस अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, डेप्रिशिएट किया जाता है। इन द सेम वे द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी स्प्रेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस टू रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। भाई इंटेंजिबल एसेट्स को भी उसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं उस अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन शुड बिगिन व्हेन द एसेट्स इज रेडी फॉर यूज। अमोर्टाइजेशन को हम कब स्टार्ट करते हैं, याद रखना, जब आपकी एसेट रेडी फॉर यूज हो जाती है, उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम उसको अमोर्टाइज करना स्टार्ट करते हैं। याद रखना बेटा, अमोर्टाइजेशन कब स्टार्ट होता है, जब आपकी एसेट रेडी फॉर यूज हो जाती है। एंट्री क्या बनती है वही ऑलरेडी बता चुका हूं, डेबिट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। Yes, sir. चलिए फिर इसी के बाद में हम आगे चलते हैं। फिर उसी के बाद में दिया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप क्या क्या डिस्क्लोजर करेंगे, तो वही सेम एज टेंजिबल एसेट्स। जो हमने टेंजिबल एसेट्स के अंदर पढ़ा था वैसे के वैसे ही इसके अंदर भी क्या करना होता है हमें, डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या आप डिस्क्लोज करेंगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो अ रिकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। भाई स्टार्टिंग में कितना रखा था, एंड में कितना रखा था, उसका वही रिकंसिल मतलब मैच करना होता है। रिकंसिलिएशन के अंदर हम क्या क्या बताते हैं, आपका एडिशन जो भी हुआ था, आपने इंटेंजिबल एसेट्स अगर परचेस करी है, डिस्पोजल मतलब आपने डिस्पोज करी है, रिडक्शन इन द कैरिंग अमाउंट, अगर कैरिंग अमाउंट में रिडक्शन आता है, अमोर्टाइजेशन आपने जो भी अमोर्टाइज किया है या अगर कोई भी मूवमेंट हुआ है, तो वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फिर ये दे रखा है एग्जाम्पल, ये काम का नहीं है। फिर इसी के बाद में दे दिया उन्होंने नीचे यहां पर वही जो हमने वहां पर पढ़ा था, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर इंटेंजिबल एसेट्स
दैट हैज बीन अडॉप्टेड, मतलब कि आपने इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो भी पॉलिसीज वगैरह फॉलो करी है उनको बताना चाहिए आपको। फॉर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट कॉस्ट, जब आप डिस्क्लोजर करते हैं तो डिस्क्लोजर के अंदर आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, वो मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन यूज आपने कौन सा मेथड से लगाया है, लाइक एसएलएम मेथड से लगा रहे हैं और कोई मेथड से लगा रहे हैं आप, यूजफुल लाइफ उसकी कितनी है, ग्रोस केयरिंग अमाउंट कितना है, केयरिंग अमाउंट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स आपके अगर इंटरनल लेवल पे अगर कोई जनरेट करी तो उसका कितना है केयरिंग अमाउंट, और पीएनएल के अंदर आपने कितना अमाउंट लिया है, द लाइंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इन विच एनी अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज इंक्लूडेड, मतलब कि आपने जो भी अमोर्टाइजेशन वगैरह लिया उसका कितना अमाउंट है वो चीज आपको डिस्क्लोज करना होता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? ये सारे पॉइंट्स वो के वही है जो हमने टेंजिबल एसेट्स के अंदर पढ़े हैं। फिर इसी के बाद में हम आगे चले, एक्टिविटी नंबर 3 में ऑलरेडी बता चुका था, नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 4। इसमें क्या बोला है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, इनमें से कौन सा है जो अमोर्टाइजेशन के पर्पस को शो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया, टू शो द ट्रू वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स इन दिस एसओएफपी, ताकि आपकी ट्रू वैल्यू शो हो सके। टू इम्प्रूव द प्रॉफिट फिगर इन द ईयर ऑफ परचेज, आपके प्रॉफिट फिगर को इम्प्रूव किया जा सके। टू मेज द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द रिलेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेटेड बाय द एसेट, ताकि उसकी कॉस्ट को उससे जो बेनिफिट जनरेट होता है उससे मैच करा जा सके। तो ये पॉइंट पढ़ा था कि बेटा अपन ने अभी ये लिखा हुआ सर अमोर्टाइजेशन के अंदर। In the same way, the development expenditure must be spread on a systematic basis to reflect the pattern in which the related economic benefits are recognized. This is the this is to match the cost of the asset with the consumption of its economic benefit. हम क्यों करते हैं amortization, ताकि उसके economic benefit जो मिल रहे हैं उससे हम मैच कर सकें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी टू रिकॉर्ड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आगे चले, आगे खत्म हो गया है। फिर हम इसके प्रीवियस में चले, ये हो गया एक्टिविटी नंबर 3 4, ये मैंने बता दिया नहीं करना है, डिस्क्लोजर हो गया है। इसी के बाद में फिर एक्टिविटी नंबर 2 दिया है बेटा। एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर इसको आपको करके देखना है, क्योंकि ये मैं एक बार पहले आप करके देखिएगा इसको। इसमें उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस किए थे, रिसर्च से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड। 2011 में इतना, डेवलपमेंट पे इतना इतना उन्होंने खर्चा किया था। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मीट्स द आईएस 38 क्राइटेरिया, जो पायरेट का क्राइटेरिया वो भी फुलफिल करता है। 2011 और 12 के अंदर जो किया था वो सेल के लिए अवेलेबल हो गया, गोज ऑन सेल, एंड इट विल बी 3 years फ्रॉम देन अंटिल एनी कॉम्पिटिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सिमिलर प्रोडक्ट ऑन द मार्केट। और कॉम्पिटिटर वगैरह को 3 साल बाद में वो प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। आपको वही पीएनएल में और बैलेंस शीट में उसका प्रेजेंटेशन देना है। इस क्वेश्चन को एक बार पहले आप करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा, पहले आप ट्राई करके देखेंगे इसका प्रेजेंटेशन कैसे आएगा भाई, पीएनएल में और बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन जाएगा, वो चीज हमें बताना है। क्लियर बेटा? यस सर। नहीं आएगा तो फिर मैं कल वाले लेक्चर में बता दूंगा। और जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपका एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करें। 2 चैप्टर मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट करा दिया, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। इन दोनों चैप्टर्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। मैं 1 2 दिन में उसकी सैटरडे के दिन, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे के दिन, इन दोनों तीनों चैप्टर्स के जो भी डाउट क्वेश्चंस होंगे वो सारे डिस्कस करूंगा, तो उसके पहले पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? आज का यहाँ तक। सर मेरे को एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोले। सर जैसे 12th क्लास में तो जो अगर डेप्रिसिएशन का कोई मेथड नहीं दे रखा होता क्वेश्चन में तो डब्ल्यूडीवी यूज करते थे। जी, यहाँ पर एसीसीए में भी सेम है क्या? नहीं, एसीसीए के अंदर अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो एसएलएम मेथड यूज करते हैं। ओके सर। इंडियन अकाउंटिंग के अंदर अगर हमें कुछ नहीं दे रखा हो तो हम डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो हम एसएलएम मेथड यूज करते हैं। ओके सर।
चलिए यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करें, बाकी का हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम इसके बाद का कल एक नया चैप्टर के साथ में स्टार्टिंग करेंगे, कंपनी अकाउंटिंग का। अब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लेंगे, अच्छा चैप्टर। तो इसको यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, बाकी का कल कराता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।